कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? सेंटेंस पढ़ रहे थे ना? क्लास 10th, सब्जेक्ट हमारा जनरल इंग्लिश। ठीक है, 3 जुलाई है। पिछली क्लास में हमने समझा था सेंटेंस, और सेंटेंस के प्रकार समझे थे, है ना? प्रकार समझे थे। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 5। कौन कौन से बताओ? कौन कौन सा था? असर्टिव था, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी उनमें से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक समझ लिया था, है ना? यही हुआ था ना? टॉपिक था हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है ये समझ चुके हैं। सेंटेंस में असर्टिव पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालेंगे इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, बता सकता है कोई इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? बताओ, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताइए। बताओ बताओ जानवी। आज्ञा सूचक वाक्य, या हम इनको आदेशात्मक बोल सकते हैं, यानी इनको हम आज्ञा सूचक बोलते हैं। इसमें जो सेंस रहता है, जो भाव होता है, या हम सेंस की बात करें तो क्या होता है? रिक्वेस्ट का भाव होता है। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? नहीं, प्रार्थना, निवेदन करना। ठीक है, ऑर्डर का सेंस रहता है। ठीक है, सजेशन, प्रपोजल या सजेशन। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, यानी सलाह या सुझाव। ठीक है, ऑर्डर को हम आदेश बोलते हैं। आदेश देने की बात चलेगी, या फिर प्रार्थना या निवेदन किया जाएगा। ठीक है, निवेदन। निवेदन का मतलब क्या होता है? किसी से आग्रह करना, रिक्वेस्टफुली, प्लीज हेल्प मी। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं इंपरेटिव में ही आते हैं। इस क्लास में हम ये कवर करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम सेंटेंस को पहचान कैसे कर पाएं, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का। हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि आखिर ये इंपरेटिव है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट होते हैं जिनसे हम ये पता लगा पाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा जो है इंपरेटिव है। ठीक है, तो एक सिंपल बात ये ध्यान रखें, इनमें हमेशा रिक्वेस्ट की बात चलेगी, यानी निवेदन किया जाएगा, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे हम, या किसी को आदेश ऑर्डर करेंगे, सजेशन सुझाव, या प्रपोजल यानी सलाह सजेस्ट करेंगे, किसी को एडवाइस देंगे। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन होगी, यानी इसमें ये जो होता है सेंस रहता है इसका। अगर हम बात करें इंग्लिश सेंटेंस की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। B1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कहने का मतलब जो भी सबसे पहले लिखा होगा सेंटेंस में, वो सबसे पहले वर्ब होगी, और वर्ब की होगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई, कंडीशन कुछ और भी होती है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे डू नॉट से स्टार्ट होगा वाक्य, लेट से स्टार्ट होगा, ये चीज़ें भी होंगी। लेकिन एक बात जो मुख्य रहती है, मैक्सिमम आप वाक्यों को देखेंगे वो वाक्य आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, यानी सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। जैसे रीड, रीड है, डांस है, कम, गो, राइट, इस तरीके के वर्ड सबसे पहले मिलेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या होता है बता सकते हो? सब्जेक्ट यू होता है, और ये यू हमेशा साइलेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा कैसा रहता है? छिपा हुआ रहता है, साइलेंट होता है, क्योंकि इसमें जितने भी बातें कही जाएंगी, जो भी सेंटेंस बोला जाएगा, उसमें सब्जेक्ट यू मैक्सिमम चांस ये रहेंगे कि उसमें सब्जेक्ट यू दिया होगा। जैसे बोला जाएगा रीड बुक या रीड योर बुक। जैसे मान के चलो हमने एक वाक्य लिखा, रीड योर बुक, इसका मतलब क्या हुआ बता सकता है कोई? रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ठीक है, योर बुक
यानी ऑब्जेक्ट है आपका। रीड पढ़ो योर बुक अपनी किताब, यानी अपनी किताब पढ़ो या अपनी किताब पढ़िए, इस तरीके से। कौन पढ़ेगा भाई? पढ़ने का काम कौन करेगा? तुम, यानी यू। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है, और जो क्या है? साइलेंट है। ठीक है, तो इसकी हम अगर पहचान की बात करें तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, इसको नोट करना चाहोगे? लिख लो, इसको नोट कर लो फटाफट से। इंपरेटिव सेंटेंस लिखो हेडिंग, और उसमें लिखना इंपरेटिव सेंटेंस, और इसमें नंबर फर्स्ट स्टार पॉइंट दे करके लिखना है। ठीक है, पॉइंट देख रहे हैं इसमें। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज, का भाव दिया होता है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का भाव दिया होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर सेकंड, नई लाइन से। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखेंगे, इनमें हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। ठीक है, दो बातें ही इसमें ध्यान रखेंगे अभी हम। सबसे पहला कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, ऑर्डर का, एडवाइस का, जिसे सलाह कहते हैं। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? यू होता है, और वो भी साइलेंट होता है, छिपा रहता है। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है या छिपा होता है। ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट इसमें ऑर्डर का भाव होगा। पहचान अगर हम करेंगे तो क्या होगा इसकी पहचान? ये वाक्य या ये सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में V1 लिख देंगे। ठीक है, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट होते हैं, या इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हो, दीज सेंटेंस स्टार्ट्स विद V1। यानी ये जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? V1 से होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे हम एक, रीड योर बुक, अभी लिखा था ये। सेकंड एक लिखेंगे, डू दिस वर्क विद मी। ठीक है, डू दिस वर्क विद मी। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए, देखो सबसे पहले रीड क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। इसके बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, योर बुक ऑब्जेक्ट है ये। सेम इसी तरीके से डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है आपका, और विद मी ये अदर वर्ड आ जाएगा, OW जिसको बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट हमें समझ में आया कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, V1 से स्टार्ट होंगे, सिंपल सी बात है, इंपरेटिव होगा वो। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सलाह दी जाएगी, ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर तुमसे रिक्वेस्ट की जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट एक पॉइंट और होता है इसमें, प्लीज या काइंडली का यूज किया होता है। ठीक है, तो स्टार बना के लिखेंगे नई लाइन से, इसको नोट कर लो पहले। लिख लिया?
पॉइंट नंबर सेकंड लिखो इसी में। इन सेंटेंसेस में प्लीज या काइंडली वाक्य के स्टार्टिंग में या लास्ट में लगा रहता है। देखो एक फॉर्मेट समझो इसका, इस फॉर्मेट को याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, चीजें जल्दी कवर हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए हमने एक स्ट्रक्चर लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। हमेशा ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद अदर वर्ड दिया होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो हमने लिखा राइट अ बुक, इन हिंदी। ठीक है, इस तरीके से लिखा। यहाँ पर देखो राइट दिया है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन हिंदी क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, यानी फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, कई बार इस वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द लगा रहता है। प्लीज या काइंडली, ये जब वाक्य आपका बोला जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चांस होंगे, ये मान के चलिए इसमें हमेशा ऑर्डर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ऑर्डर। कई बार क्या होता है, इसी वाक्य में प्लीज लिखा हुआ होगा या फिर काइंडली। तो प्लीज और काइंडली की कंडीशन, शर्त ये होती है, या तो वो वाक्य में सबसे पहले होगा प्लीज या काइंडली, और इसके जस्ट बाद सेम फॉर्मेट होता है V1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से। यानी हमें एक चीज ध्यान अगर रहे, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो हमें ये पता रहेगा कि प्लीज काइंडली या तो वाक्य सबसे पहले आ जाएगा या सबसे लास्ट में। जैसे मान के चलो आपसे किसी से आग्रह करना है, निवेदन करना है किसी से, आपसे मान के चलो आपको किसी से बुक मांगनी है और वो किताब वो दे नहीं रहा तुम्हारे लिए, तो रिक्वेस्टफुली मांगोगे ना, ऐसे थोड़ी ऑर्डर दो जाकर के उसे कहे जरा किताब दे हमें, ऐसा नहीं होगा ना भाई। जब भी हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम रिक्वेस्टफुली बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं वहां भी हमें रिक्वेस्टफुली बात करनी होती है। जैसे मान के चलो अपने पिताजी से बात कर रहे हो, या अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो, या चाचा जी से कुछ बोल रहे हो, या और भी जो भी तुम्हारी उम्र में तुमसे जो बड़े हैं या पद में बड़े हैं तुमसे, तो उनसे हम हमेशा रिक्वेस्टफुली बात करेंगे और उस लहजे में बात करेंगे, और वहां हम प्लीज या काइंडली शब्द यूज करेंगे। जैसे मान के चलो हमने किसी से कोई नोटबुक मांगी, तो क्या बोले, प्लीज गिव मी योर बुक। तो जो प्लीज जो शब्द होगा, या तो हम बाकी के सबसे पहले स्टार्ट में यूज करेंगे इसको वाक्य में, या फिर सबसे लास्ट में, गिव मी योर बुक प्लीज, इस तरीके से। लेकिन ज्यादा इफेक्टिबल कौन सा रहता है, जब हम प्लीज पहले बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जब प्लीज या काइंडली बोला जाएगा तो इसका सेंस जो होगा वो किसका होगा, रिक्वेस्ट का। यानी अगर आपने प्लीज बोल दिया तो इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो ये काम आएंगी चीजें वहां, कि वहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, उसको चेंज किया जाता है इसी के हिसाब से। अगर प्लीज बोला गया तो फिर वहां पर वो रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा, वो आगे जब चीजें पढ़ोगे तब समझ में आएगी। ठीक है भाई, प्लीज काइंडली एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, वाक्य में सबसे पहले या फिर सबसे लास्ट में दिया होता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। इंपरेटिव का नेगेटिव अलग तरीके से बनता है। जो वाक्य नेगेटिव होते हैं उसमें डू नॉट या डोंट, ठीक है, डू नॉट या डोंट का यूज किया गया होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सेम स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर वही रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको कहीं मना करना है, किसी से कोई काम के लिए मना किया जाए, कहीं आपको जाने के लिए मना किया जाए, आपको कोई काम न करने के लिए मना किया जाए, जब ऑर्डर दिया जाता है आपके लिए तो फिर हम डोंट या डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको बाहर जाने के लिए मना किया जाए तो डोंट गो आउट। ठीक है, या फिर मान के चलिए आपसे कुछ काम न करने के लिए, किताब न खोलने के लिए कहा जाए, आप किताब खोलने के लिए मना किया जाए, डोंट ओपन योर बुक, अपनी किताब मत खोलना। ठीक है, डोंट गो देयर, वहां मत जाना। डोंट हेल्प एनीवन, किसी की सहायता मत करना। ठीक है, तो इस तरीके से डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत देना। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द यूज किए जाते हैं, डोंट या
डू नॉट। ध्यान रखेंगे डोंट या डू नॉट का यूज सबसे पहले होता है वाक्य में। जैसा प्लीज काइंडली, एक चीज ध्यान रखो, प्लीज काइंडली सबसे पहले लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से सबसे पहले क्या लगा देंगे, डोंट या डू नॉट। एक स्ट्रक्चर याद रहे आपको, B1 ऑब्जेक्ट अदरवर्ड, उसी के जस्ट पहले प्लीज काइंडली लगा के बोल दो, रिक्वेस्टफुली आपने बात की है। या फिर पहचान करनी हो अगर सेंटेंस की, तो आप पहचान कर लेंगे कि प्लीज काइंडली आ जाए सबसे पहले, और जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ जाना, वाक्य हमारा इंपरेटिव है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो, समझ लेना ये वाक्य हमारा कैसा है, इंपरेटिव है। अगर वाक्य में डोंट या डू नॉट लगा हुआ दिख जाए सबसे पहले, और डोंट डू नॉट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे डू को ध्यान रखते हैं और इसके जस्ट बाद आ जाता है यू, सब्जेक्ट। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया होता है, तो ये वाक्य इंपरेटिव नहीं होगा। इंपरेटिव तभी होगा जब डू के तुरंत बाद नॉट आए और नॉट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अगर नाउन प्रोनाउन हुआ तो वो इंपरेटिव नहीं होगा भाई। ठीक है, अच्छा ये हो गया डोंट और डू नॉट। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लेट वाले वाक्य बोलते हैं, यूज इनमें किया जाता है लेट का। लेट से वाक्य 3 प्रकार के बनते हैं, एक लेट मी, लेट अस और लेट देम। यानी कहने का मतलब यहाँ देम हमने एक लिख दिया है, कोई भी थर्ड पर्सन आ सकता है, और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होगा हमेशा। लेट हिम हो सकता है, ठीक है, लेट सोहन भी हो सकता है, लेट चिंटू भी हो सकता है, लेट राधा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वाक्य में आपको लेट लगी हुई दिखाई दे, तब भी आप पहचान कर लेंगे ये वाक्य कैसा होगा, इंपरेटिव। ठीक है, B1 से वाक्य स्टार्ट हो, समझ लेना इंपरेटिव। काइंडली या प्लीज लगाओ सबसे पहले, इंपरेटिव है। डोंट या डू नॉट लगाओ, समझ लेना वाक्य कैसा, इंपरेटिव है। जब वाक्य लेट से स्टार्ट हो, लेट मी, लेट अस, लेट देम, ठीक है, तब भी आप समझ लेना ये वाक्य कैसा है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई चीज ना समझ में आई हो पूछ सकते हो। लिखिए भाई कुछ एग्जाम्पल हिंदी से इंग्लिश में चेंज करके देखते हैं। अभी हिंदी के वाक्य होते हैं उनको भी पहचान करना समझ लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले।